ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ CU पंजाब रेडियो 89.6 FM तरक्की दी आवाज। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं CU पंजाब रेडियो 89.6 FM पर कार्यक्रम खास मुलाकात। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रॉबिन जिंदल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह आपसे मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने शिक्षा, सामाजिक विकास, अनुसंधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आज के कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने शिक्षा, शोध और अकादमिक क्षेत्र में 30 वर्षों से भी अधिक समय तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रोफेसर किरण हजारिका जी की। प्रोफेसर किरण हजारिका जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली इग्नू में समकुलपति के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य की समिति में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आयोग सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। इसके साथ ही वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की समिति में भी प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने हिंदी भाषा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया, जिस कारण उन्हें देश और विदेशों में कई सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें विश्व हिंदी सेवी सम्मान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अकादमिक पुरस्कार और श्रेष्ठ शैक्षणिक प्रशासक पुरस्कार प्रमुख रहे हैं। आज की यह मुलाकात शिक्षा, संस्कृति और युवाओं के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगी। तो आइए हम हर्ष और गर्व के साथ CU पंजाब रेडियो स्टूडियो में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के समकुलपति आचार्य किरण हजारिका जी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर किरण हजारिका जी, आपका CU पंजाब रेडियो के मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद और नमस्कार सभी श्रोताओं को। तो आज की इस खास मुलाकात के सफ़र को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान की। वहाँ आपने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद पूर्वोत्तर भारत के बाद नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के समकुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। अब आप पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। तो पूर्वोत्तर भारत से पंजाब पहुंचने पर आपको कैसा महसूस हुआ, और पूर्वोत्तर भारत और पंजाब के शैक्षणिक और सांस्कृतिक माहौल को अगर देखें तो आपको इनमें क्या समानताएं और अंतर महसूस हुआ? बहुत अच्छा डॉक्टर रवीन जी। मैं तो पूर्वोत्तर भारत से असम के डिब्रूगढ़ से हूँ और पिछले 30-35 साल से मैं कार्यरत हूँ शैक्षणिक संस्थानों में। और मैं देखता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल में लगभग पूरे देश में बहुत जगह काम करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है जी। चाहे किसी भी सामाजिक संगठनों के माध्यम से हो, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से हो, या किसी भी कारण से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आप देखिए कि अभी वहाँ से फिर मैं दिल्ली आ गया था और दिल्ली में भी मुझे मौका मिल गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अपनी सेवा देने का। और वहाँ भी 2 साल में सेवा देने के बाद, और इससे पूर्व में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में भी मैं रहा 2018 से। तो एक कमीशन मेंबर के नाते लगातार उनकी पॉलिसी डिसीजन में, पॉलिसी मेकिंग में, और ये विशेष करके ख़ास समय रहा जो NEP 2020 जो यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्यान्वयन का भी बड़ी जिम्मेदारी हमें निभाना उस समय पड़ी है। तो इससे फिर मैं पंजाब आ गया और देखिए पूर्व से पश्चिम में मैं पूर्वी छोर से फिर आ गया यहाँ पश्चिमी सीमा पर। और पश्चिमी सीमा का वातावरण है जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस कंप्लीटली डिफरेंट है। और फिर भी यहाँ जो कल्चरली मैं देखता हूँ कि अगर सांस्कृतिक भारत के स्वरूप में हम देखेंगे उस दृष्टिकोण से, तो पंजाब कल्चरली बहुत दूर नहीं है।
जैसे बहुत सारे यहाँ के फेस्टिवल्स जो हैं हमारे साथ से मिलते जुलते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो लोहड़ी हो गई थी, तो लोहड़ी भी हमारे यहाँ भी माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। जैसे यहाँ अग्नि की भी एक प्रकार से जो होता है, एक प्रतीक के रूप में हमारे वहाँ भी अग्नि की पूजा होती है। तो इस प्रकार से पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का यहाँ आने के बाद यहाँ का जो शासन है, फिर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, फिर यहाँ के जो प्राध्यापक गण हैं और यहाँ के जो लोकल समाज ने अच्छा सादर के साथ, बिल्कुल आदर के साथ हमें ग्रहण किया है। और इसके लिए मैं पंजाब क्षेत्र के इस विश्वविद्यालय के परिवार को, सभी को मैं विशेष रूप से अपना आभार प्रकट करता हूँ कि यहाँ बहुत ही प्यार हमें दिया है यहाँ पे। बिल्कुल समकुलपति महोदय, पूर्वोत्तर भारत और पंजाब में एक विशेष समानता तो ये भी है कि यहाँ और उस क्षेत्र के लोगों में मातृभूमि के प्रति गर्व और बलिदान की परंपरा प्रबल रही है जी। तो इस कारण यहाँ पर आपको लोगों के विचारों में उसी तरह की प्रबलता और उसी तरह के जोश महसूस होता होगा जो आपको वहाँ अपने क्षेत्र में महसूस होता था। तो अब मैं आपके जीवन सफ़र के बारे में और जानने की इच्छा रखते हुए आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया आप हमारे श्रोताओं के साथ पूर्वोत्तर भारत से पंजाब तक की अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताएं और वहाँ आपने शैक्षणिक यात्रा कहाँ से शुरू की और पेशेवर यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, इस पर भी प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक जीवन जो है, मेरा जो संग्राम है बहुत लंबा है, सफ़र जो है बहुत लंबा है। और सबसे एक्चुअली मेरा असम के लखीमपुर ज़िला के बचागांव ज़िला में मेरा गांव में जन्म हुआ था जी। और वहाँ मैंने स्कूली शिक्षा वहीं से लिए। मेरे पिता का नाम सत्यवान हजारिका और माता का नाम सत्यवती हजारिका, तो वहीं से मैंने स्कूली शिक्षा ली है। इसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से लेने के बाद फिर मैं एक बगल के हमारे गांव में पानी गांव हायर सेकेंडरी से मैंने वो मैट्रिक की है। तो जैसे मैंने 10th पास किया, इसके बाद एक अपनी नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज है, वहाँ पे मैंने अपनी +2 की एग्ज़ाम दी और वहाँ से पास होने के फिर मैं गुवाहाटी में आया था। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी डिग्री की पढ़ाई की प्रागज्योतिषपुर कॉलेज में और फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री। और मैं जो अपनी जो पीएचडी है, और पीएचडी मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मैंने पीएचडी भी की है। तो ये हमारी पूरी शिक्षा जीवन रही है। इसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया था। पढ़ाई के समय में मैंने एक जो अपने राज्य सरकार में अपना काम किया था, एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर के नाते मैंने काम किया था जी। तो इसके बाद मैंने 89 से काम किया था और 94 में मैं आके फिर एक नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज में ज्वाइन किया है एज ए लेक्चरर उस समय और यूजीसी स्केल में। तो फिर वहाँ 1 साल नौकरी करने के बाद मुझे डिब्रूगढ़ आना पड़ा। डिब्रूगढ़ में एक कॉमर्स कॉलेज था, वहाँ पे मैंने अपनी हिंदी में प्राध्यापकी अध्यापना काम शुरू किया था। तो वैसे ही फिर क्योंकि वो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हमारे साथ में थे, तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ हम जुड़ा रहा है, शैक्षणिक कार्यों में और शासन के कार्य में लगातार जुड़ा रहा। इसके बाद मैं अपने कॉलेज एक टेंगाखार कॉलेज में मैं प्रिंसिपल के नाते ज्वाइन किया हूँ। तो अच्छा। हाँ, तो प्रिंसिपल वहाँ 10 साल काम करने के बाद फिर मैं अपना यहाँ काम शुरू किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में काम आया है। उससे पूर्व में मैंने बताया कि यूजीसी में भी मैंने काम किया था। और आज तो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आज मैं वो प्रो वाइस चांसलर यानी समकुलपति के नाते अभी अपना जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। यही है मतलब। हमें यह जानकर बहुत हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार में आपने अमूल्य योगदान दिया है, जो कि हमारी राजभाषा भी है। और जैसे कि आपने अपनी यात्रा में बताया कि आप नई दिल्ली में
इग्नू में भी आप समकुलपति रहे और अब आप पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में समकुलपति हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आप क्या कदम उठाना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय का एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो होता है वो है स्टूडेंट है, क्योंकि वही हमारी खेती है, हम मानते हैं। हाँ जी। हम ज़मीन को जितना हम उपजाऊ बनाएंगे उसी हिसाब से हमारे प्रोडक्शन यानी जो हमारे फसल भी अच्छा होता है। इसी प्रकार से हम जितनी सारी सुविधाएं हम अपने विद्यार्थियों को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर में दे पाएंगे, उतनी ही बच्चे फलेंगे फूलेंगे और बच्चे का भविष्य तैयार होंगे। इसलिए हमारा ये लक्ष्य रहा है कि हमारा विश्वविद्यालय में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिक से अधिक क्लासेस हो, स्टूडेंट्स के जो भी करिकुलम तैयार की जाती है वो करिकुलम के आधार पे हमने करिकुलम का रिव्यू हम अक्सर करते रहते हैं और इससे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो भी होते हैं उनको भी हम सजेशन टाइम टू टाइम देते हैं, डीन्स और हेड्स को, ताकि हमारा करिकुलम जो भी बनेगा वो अपडेटेड रहे। और ये अपडेटेड करिकुलम के साथ बच्चों को जोड़ना और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि उनका तो पहला लक्ष्य होता है कि उनको कैसे उनको डिग्री हासिल हो जाए, ये विद्यार्थियों का ये लक्ष्य है। लेकिन हमारा लक्ष्य होता है डिग्री तो उनको मिलेगी, लेकिन डिग्री के साथ साथ उनको कुछ अपने भविष्य जीवन में उनको कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। इसीलिए उनको अलग अलग एक्टिविटी में भी उनको हम एंगेज करते हैं। अब बौद्धिक लेवल पे हमने कई उनको वाद विवाद के कंपटीशन कराते हैं और यूथ समिट में हम बच्चे को भेजते हैं, विद्यार्थियों को भेजते हैं। और इस प्रकार से फिर जो खेल कूद में भी भले ही हमारा फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बियॉन्ड द फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट लेवल टू एंगेज स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स इन देयर एक्टिविटीज़। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ के विद्यार्थी जो है पढ़ाई के साथ साथ बाकी कामों में भी आगे बढ़ता है। बिल्कुल सर। इसी तरह से जो हमारे अभी प्रयास चल रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से, उनके फलस्वरूप हमारे विश्वविद्यालय की रैंकिंग भी बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में, और साथ ही साथ अब राष्ट्रीय स्तर से ऊपर उठकर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में हमारा स्थान अब काफ़ी एक प्रमुख स्थान बनता जा रहा है, जिसमें रिसेंटली जो मेडिकल क्षेत्र में हम 250 से 300 के बीच में आ रहे हैं जी। और जैसे आपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बात की, तो उनके परिणाम स्वरूप हमारी अभी हाल ही में जो अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएं हैं उसमें भी छात्र जो हैं वो अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं जी। समकुलपति महोदय, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन समिति के मेंबर भी रहे हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मूलभूत पहलू यह भी है कि विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, उसके लिए व्यवस्था बनाना। तो इस दिशा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में किस तरह से आगे काम चल रहा है, इस पर भी प्रकाश डालें। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे आपने। आप देखिए कि एक तो मातृभाषा की जो शिक्षा है, मातृभाषा की शिक्षा ये भारत सरकार ने काफ़ी पुराने समय से तो पहल की थी, लेकिन उसको इससे आगे के पॉलिसी में भी त्रिभाषिक सूत्र ऐसा उन्होंने बताया भी था और पॉलिसी में लिखा भी था। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने जिस प्रकार से प्रयास करना चाहिए था इसको लागू करने के लिए, कार्यान्वयन एक बड़ा दिशा है। पॉलिसी अपने लेवल पे होता है और उसकी कार्यान्वयन करने का एक सक्षम मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है बिल्कुल सरकार की ओर से। इसलिए आज जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक सक्षम रूप में इसको कार्यान्वयन करने के लिए जो एक मैकेनिज्म भारत सरकार ने डेवलप किया है, आप इसमें देखिए यूजीसी को इन्वॉल्व किया गया है,
AICT को इन्वॉल्व किया गया था, नेक में भी काफ़ी परिवर्तन इसके आधार पर किया गया है। और हमारी जो विशेष करके जो NCT है और NCERT है, तो NCERT ने अपना जो है उसकी जो फॉर्मुलेशन कर लिया है, जिसके ऊपर एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है। तो उसके तहत फिर आज पूरे स्कूली शिक्षा में उसका पैटर्न भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जो 5+, 3+, 3+4, पहले हमारा 10+2 का था पैटर्न। एजुकेशन पैटर्न को स्कूली शिक्षा को इन भागों में 5 भागों में जैसे भाग कर। इसीलिए अभी क्या है, इन स्कूलों में मातृभाषा को एक शिक्षा प्रदान करने के लिए बिल्कुल प्रयास किया गया है, ताकि जो जैसे जो पहला जो पैटर्न है, जो स्टेज है, जो 5+ कहा जाता है, 5 साल में 3 साल का तो उनका एक उनको प्री प्राइमरी एजुकेशंस का उनका प्रभाव रहता है। तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशंस में उनको अपने जो स्थानीय खेलकूद है और स्थानीय जो घर में गाने वाले गीत मात हैं और मातृभाषा में जिस प्रकार से हमारी बातचीत होती है घर में, इसी प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, ताकि उनको ऐसा नहीं कि कोई विदेशी, आज की स्थिति में जैसे कोई विदेशी भाषा पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी क्लास 1 में बच्चा जाएगा, LKG से ही उनको पढ़ाया जाता है। तो आज वो नहीं है, आज इनको मातृभाषा में उनको पढ़ाया जाता है। और मातृभाषा के स्कूल से लेकर अभी विश्वविद्यालय स्तर तक आज लेने का कोशिश किया जा रहा है। और अभी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने भी ये प्रयास, एक टारगेट रखा है कि कम से कम 3 लाख पुस्तकें का उनको प्रबंध किया जाए, और सभी मातृभाषाओं में। जैसे अभी 22 भाषाएं हैं, संविधान स्वीकृत भारत के जो 22 भाषाएं हैं, तो इन 22 भाषाओं में कम से कम शिक्षा के सामग्री उपलब्ध हो। और अभी तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल एजुकेशन तक भी मातृभाषा में शिक्षा हो, ये प्रयास गया है। और प्लस एक मल्टीलिंगुअल भी भारत सरकार ने प्रयास किया है, तो ये NEP में, तो ताकि अपनी मातृभाषा के साथ साथ 2 और भारतीय भाषाओं भी सीखे। जैसे हम पंजाब में हैं तो पंजाबी के साथ साथ हम हिंदी भी सीखें, या हम एक मराठी भी सीखें। जिनके देखो, पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री इसमें काफ़ी इनका योगदान है। तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का जिनका इच्छा है, ऐसे बच्चे मराठी भी सीख सकता है। तो एक मराठी, हिंदी एक जो राष्ट्रभाषा है वो सीख सकता है, मान लीजिए, और कोई भी सीख सकता है। लेकिन मेरा जो सुझाव है कि ऐसे 3 भाषा पढ़ने का, जैसे उनको 3 भाषा कब पढ़ेगा, जो उनका जो +1 और जैसे एक जो 5 के बाद जो अगला स्टेज 3 में जाएगा, तो वो 3 भाषा सीखना शुरू करेगा अगला 3 तक। तो इस प्रकार से वो मतलब क्लास 8 तक अपने 3 भाषा पढ़ सकता है। ये व्यवस्था अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें इसको फ्रेमवर्क बनाया गया है इसको पढ़ने के लिए। बिल्कुल। और हमारे विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार हेतु कई सेमिनार, वेबिनार आयोजित किए गए हैं। और जैसे कि आपने बताया कि हमें अलग अलग भाषाएं सीखनी चाहिए, तो हमारे यहाँ जो साउथ इंडिया से बच्चे आते हैं या जो अन्य राज्यों से बच्चे आते हैं, उनको हिंदी और पंजाबी से रूबरू करवाने के लिए हिंदी ट्रांसलेशन, पंजाबी ट्रांसलेशन जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स भी उपलब्ध हैं। तो अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस संदर्भ में पूछना चाहूँगा कि आप हिंदी साहित्य, भाषा और भाषा विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष अध्ययन रखते हैं, और आपने 21वीं सदी में हिंदी भाषा का भविष्य सहित कई पुस्तकें लिखी हैं। तो आज के समय में युवाओं के बीच हिंदी भाषा की स्थिति को आप किस प्रकार से देखते हैं? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप तो देखिए, एक हिंदी जो भाषा है, ये हिंदी केवल राष्ट्रभाषा ही नहीं है, ये भारत की राजभाषा भी है, और ये भारत की संपर्क भाषा भी है। क्योंकि आपको कोई नहीं बोलते कि आप कहीं बाहर जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से आपकी भेंट होगी तो आप सीधे हिंदी में बात करेंगे। हिंदी बोलने के लिए आप कोई नहीं बोलता है, पर ये संपर्क भाषा है, तो हम एक दूसरे से कैसे संपर्क करेंगे कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के नाते आज पूरे देश में हिंदी का विकास हो गया है। और एक राष्ट्रभाषा है जिसको संविधान स्वीकृत राष्ट्रभाषा है, और एक राजभाषा भी है। जो भारत राजभाषा मतलब जो भारत सरकार के जो भी शासन है
जो हमारी पार्लियामेंट व्यवस्था, हमारी जुडिशियरी व्यवस्था, हमारी राष्ट्रपति भवन, हमारे प्रधानमंत्री भवन, सभी मंत्रालय से लेकर सभी निदेशालय तक का जो भारत सरकार के तमाम जो कार्यालय है, शासन के जो भी कार्यालय, प्रशासन, शासन, प्रशासन, तो इनमें हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में प्रयोग करना है। हाँ, क्योंकि ये प्रावधान है। जैसे हम अंग्रेज़ के गुलाम रहे 1947 तक, जो 15 अगस्त में हमने स्वाधीनता प्राप्त की है, उसके बाद में उससे पहले हिंदी भाषा थी नहीं, वो तो अंग्रेजी भाषा ही था, व्यवस्था की भाषा है, बिल्कुल शासन व्यवस्था की भाषा, इसलिए उसमें हिंदी को लाया गया। और हमारी जो संविधान लागू है 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित कर दी गई थी भारतीय संविधान में। और उसके बाद जब 1950 के बाद जब संविधान लागू हो गई तो पूरे देश में राजभाषा के रूप में इसे वर्धन करने के लिए, इसके विकास के लिए प्रयास किया गया। भले ही 10 साल तक या 15 साल तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी रखा गया था, लेकिन अंग्रेजी भाषा का जो वर्चस्व आज भी वो अपना बना के रखा है कि वो 200 साल की गुलामी हम इतनी जल्दी नहीं हटा पाएंगे। एक हिसाब से आज भी हम अंग्रेज़ के गुलाम हैं। आज भी हम अंग्रेज़ी वही चाहते थे अंग्रेज़ कि हम यहाँ से जाने के बाद भी चाहे किसी भी क्षेत्र में हमारा प्रभाव, भारतीय लोग हमारी गुलामी रहे। आज हम इसीलिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक अंग्रेज़ी में ही सब कुछ हमारी सिस्टम चलती है। सरकार कितने भी प्रयास ना करे, फिर भी लोगों की मानसिकता परिवर्तन होने में और भी समय लगेगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ये भरसक प्रयास किया है और कर भी रहा है सरकार की, ताकि हमारी मातृभाषा में ही सभी कार्य हो। इसीलिए इसका परिणाम हमें तब मिलेगा जो बच्चे आज जो 5 स्टेज में पढ़ रहे हैं, जो ये बच्चे आज के बाद 25 साल बाद ये जो परिणाम हमारे सामने आएंगे, ये जो 25 साल बाद ये भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित, मातृभाषा आधारित शिक्षा से शिक्षित होके जो लोग विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करेंगे 25 साल के बाद, वो परिणाम हमें तब आएगा। ये लोग तब अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। ये बच्चे, आज के बच्चे भविष्य में वो भविष्य में दूसरे देश की बात नहीं बोलेंगे, अपनी देश की बात बोलेंगे। ये जो प्रक्रिया आज देश में चल रही है, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अभी निर्माण का काम चल रहा है, इसीलिए परिणाम हमें बाद में मिलेगा। बिल्कुल, देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण का कार्य तो अग्रसर है अपने पथ पर, और इसके फलस्वरूप अगर हम राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों की बात करें तो उसमें ये महसूस होता है कि हर साल राजभाषा को उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या तो बढ़ी है, पर दूसरी तरफ जो हमारे देश के युवा हैं आज की समय में, जो नया मीडिया है, न्यू मीडिया जिसे हम कहते हैं, और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के चलन में उनकी भाषा की जो शैली है वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, क्योंकि वो मिश्रित भाषा यूज़ करते हैं। जी। तो उसके संदर्भ में आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर रोबिन। इसी बीच में एक प्रश्न, उसमें पहले प्रश्न में मैं वो भी थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि मेरी जो 21वीं सदी के हिंदी भाषा और साहित्य का भविष्य, बिल्कुल, ये तो उसमें मैंने थोड़ा सा ये पुस्तक मैंने अभी हाल ही में हमारी जो द वर्ल्ड बुक फेयर पे हमने अभी दिल्ली में इसका लोकार्पण हुआ था। बहुत खूब। ये आयुष्मान पब्लिकेशन ने बनाई है, इसकी पुस्तक का पब्लिकेशन की है। तो ये अभी हमने देखा है कि इसमें हमने वही चीज़ बताया गया है कि अभी जो आने वाले समय में, आज हम देखिए कि भविष्य में अभी AI आ गई जी, और साथ ही साथ हमारा अनुवाद का कार्य चल रहा है पूरे देश में। हमें एक दूसरे के से संपर्क करना है तो किस प्रकार हम अनुवाद को लेकर हम आगे बढ़ सकता है। अनुवाद के लिए हमें टेक्निकल शब्दावली की भी आवश्यकता पड़ती है, पारिभाषिक शब्दावली की भी आवश्यकता पड़ती है, और वो स्थानीय शब्दों का भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम इन जो चुनौतियों को लेकर हमें ट्रांसलेशन का कार्य करना है। साथ ही साथ हमारी जो भविष्य में, जैसे अभी काव्य की भाषा है, अभी काव्य की भाषा
हर एक युग में बदलता रहता है। आज के समय में काव्य की परिभाषाएं बदलती जा रही है, काव्य की भाषाएं बदलती जा रही है, काव्य में जो प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं, हम कई भी विदेशी शब्द, किसी भी प्रकार के शब्दों को भी हम व्यवहार कर लेते हैं। इसीलिए आने वाले समय में काव्य की भाषा किस प्रकार का होगा ये भी हमने किया। फिर एक सोशल मीडिया की बात, अभी मैं आपके प्रश्न में आता हूँ कि सोशल मीडिया एक बड़ी चीज़ है। सोशल मीडिया में आज आप जो भी है, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, अभी फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, तमाम, हम एक तो कितने व्हाट्सएप करते हैं। आप देखोगे कि ये हम एक पहले हम कविता लिखते थे, कहानी लिखते थे जी। हम अपने चिट्ठी लिखते थे, है कि नहीं। हाँ, प्रेमिक प्रेमिका भी अपने पत्र से बात करते थे। हम वो पहले, अभी तो फोन हाई होल हो गए, लेकिन पहले पत्र लिखते थे और बहुत पत्र, सोच के लिखते। पत्र भी एक प्रकार से लिटरेचर बन गए। इस प्रकार के पत्रों का जो प्रबंधन से, पत्रों के संग्रह से एक किताब बनती थी। तो इस प्रकार से उसमें एक साहित्य का विकास होता था, वो भी एक साहित्य है। लेकिन आज जो हम आप भी देखो, दिन भर में जितना हम मैसेज करते उसको आप टैक्सेशन करेंगे वो भी 10 पेज का हो जाएगा। लेकिन आई बात यहाँ प्रयोग, व्हाट्सएप में प्रयोग होने वाला शब्द और इनके वाक्य और इनकी लिपि, बिल्कुल, इसमें शब्दों को हम इतना तोड़ बटोर के बनाते हैं, शब्द आधा अधूरे लिखते हैं और उससे उसका शब्द, हाँ, कम समय में ज़्यादा बार लिखे शब्द। अगर हम इसको साहित्यिक दृष्टि से हम देखेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं निकालता है। आपके आगे वाला समझता है उनकी बात, जिन दोनों की बात एक सांकेतिक भाषा बन जाती है, एक दूसरे के संग। हो रहा है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनमें जो हिंदी शब्दावली है, वो अनुसरण वो नहीं कर वो तो वैज्ञानिकता है नहीं उसमें। आप देखो, मैं लव को लिखूंगा, वो LUV लिख देगा, मान लीजिए, वो उतना शॉर्ट करेगा, वो LUV का मीनिंग अलग होगा। बिल्कुल, सामने वाला समझेगा आपसे जो मैं कर रहा हूँ, पर मैं उसको टैक्सेशन करेंगे, टैक्स करूँगा, तो LUV का मीनिंग अलग हो जाएगा, वो उसका मीनिंग हो जाएगा, जो लाभ हो जाएगा, शुभ लाभ के लिए हम वो लिख। हाल ही में इस प्रकार से एक कार्यक्रम था, मैं आपका उद्बोधन सुन रहा था, तो उसमें भी आपने इस विषय पे चर्चा की और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वो अपनी मातृभाषा को संपूर्णता से आगे बढ़ाएं। हाँ, ये अपनी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अपनी संस्कृति की, अपनी मातृभाषा की का विकास करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रत्येक की जिम्मेदारी है। इसीलिए आप देखिए, हमें एक भाषा, उसमें जो शब्द होते हैं वो हम लिपि, हम कभी नागरी लिपि का व्यवहार नहीं करते हैं। बिल्कुल, वो हम 80% जो है, 80% लोग क्या करते हैं, हम टेक्स्ट करते हैं, किसी को मैसेज करते, हम अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, माने रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं भाषा है। तो रोमन लिपि में देखिए, आज रोमन लिपि पूरे अभी जो नया वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था, उसने ये बताया कि भारत में अभी जो हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या अभी फर्स्ट हो गया। पहले हम मंडारिन चीन की बात बता रहे थे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, चीन हमसे पीछे हो गया, तो इसीलिए मंडारिन चीन को आगे करके आज हिंदी पूरे विश्व में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, नंबर 1 प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी इसके बाद है, 3 नंबर पे है। तो आज देखिए, अब जितने भी हम टेक्स्ट करते हैं, जो यूनिकोड होता है, यूनिकोड में जो मीटर होता है हर भाषा का, हम कितने भी सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मेल में हम जितना भी प्रयोग करते हैं, इन सब में क्या होता है, वो अंग्रेजी जो लिपि का वो यूनिकोड में उसका मीटर बढ़ता है, बिल्कुल, हिंदी में नहीं है। हाँ, आज हम अंग्रेजी का विकास कर रहे हैं, हम इसीलिए हम किसी को भी टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो अपनी मातृभाषा में प्रयोग करने से, हमारी हिंदी हो या पंजाबी हो, मैं तो पंजाबी में तो बहुत कम लोग ही करते हैं प्रयोग है पंजाबी भाषा का, तो ये तो पंजाबी का भी प्रयोग हमें करना चाहिए, दुगरी का करना चाहिए, हमें तमिल का करना चाहिए। तमिलनाडु में थोड़ा सा अच्छा है, तो तमिल लोग खूब अपनी भाषा के प्रति प्रेम है, वही करते हैं। तो इस प्रकार से हम अक्सर अपनी मातृभाषा में इसको प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे आने वाले समय में
हमारी भाषा, मातृभाषा का पूर्ण विकास होगा या हिंदी का पूर्ण विकास होगा। हमारे विश्वविद्यालय में भी समय समय पर मेरे को जो अनुमान है कि साल में 2 बार हम कम से कम ये कार्यशाला आयोजित करते हैं, जिसमें हम विद्यार्थियों, कर्मचारियों, शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं कि जितने अब वो डिजिटल टूल्स आ गए हैं जो मातृभाषा को कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं, उनका वो प्रयोग करें। जैसे गूगल इंडिक कीबोर्ड है या और भाषा टूल्स हैं, तो उससे भी राजभाषा और हमारी जो मातृभाषा को हम प्रसारित कर सकते हैं। आजकल बहुत ही इजी हो गया है इन सब इसमें। तो समकुलपति महोदय, आपने युवाओं के लिए भाषा, साहित्य और नए मीडिया में जुड़ी संभावनाओं पर अपने मार्गदर्शन प्रदान किए। तो हम प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। समकुलपति जी, आपने भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में भी महारत हासिल की है और इस विषय पर आपने अनेकों पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें काव्य भाषा और परिवेश प्रमुख रही हैं। यह सब जानने के बाद मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है और मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि 21वीं सदी के युवाओं के बीच भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास और प्रसार को आप किस तरह से देखते हैं। इस विषय पर अपने विचार साझा करें। बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर रविंद्र जी। आप देखिए कि इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात मैंने पहले भी की है और अभी भी मैं करना चाहूँगा कि ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे देश की नींव है, जिस ज्ञान के आधार पर भारत एक समय में पूरे विश्व का गुरु था। बिल्कुल। तो विश्व गुरु रहा करता था भारत। हमें हमारी यही से पूरी ज्ञान प्रणाली का विकास हुआ है और ये प्रणालीबद्ध रूप से अलग अलग देशों में क्रम में चला गया है। अब इसका भी कारण हम लोग बहुत जानते हैं। हमारे यहाँ विदेशी आक्रांताओं का हमला हुआ था, हम सभी को जानते हैं। हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, पुष्पगिरी आदि, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहा करता था। एक समय में 50-60 विश्वविद्यालय पूरे भारत में प्राचीन काल में राष्ट्र का गौरव भी, वो राष्ट्र का गौरव है। और यहाँ केवल भारत के विद्यार्थी पढ़ते थे ऐसी बात नहीं है, पूरे विश्व के विद्यार्थी आकर यहाँ पढ़ते थे। और यही है, जैसे हम कुछ विदेशी नाम ले सकता है, फहियान का नाम ले सकते हैं, युएन चांग का नाम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत विदेशी स्कॉलर यहाँ पर शिक्षा लेने आए थे। तो हमारी ज्ञान परंपरा हर एक क्षेत्र में हम बहुत ही शक्तिशाली रहे, चाहे हम भूगोल के क्षेत्र में हो, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे हम जिसको के पदार्थ विज्ञान जैसे कहा जाता है, फिजिकल साइंस हो गया, तो इसमें हमारा विषय हो, या हमारे मेडिकल साइंस ये हैं, जो हमारी जो आयुर्वेदा, एक उसको हम आयुर्वेदा बोलते थे हमारी मेडिकल साइंस में, जिसमें शल्य चिकित्सा तक का भी प्रबंधन था। हमारी यांत्रिक विद्या में हमारी व्यवस्था ही थी, हम लोह का प्रयोग करते थे। हमारी हड़प्पा मोहनजोदारो दुका सिविलाइजेशन में भी लोह का प्रयोग है, उसमें बताया गया है। तो हम हमारे सामने ही आप देखे होंगे हमारे ये कुतुब मीनार है, वो उसमें भी वो लोहा का स्तंभ भी है उसको। अब हमारे यहाँ लोहे का व्यवस्था ही थी। हमारे ये सब व्यवस्था हम पूरे देशों का जो हम दिक निर्णय कंपास सिस्टम हमारे अंदर में था, वो ज्ञान प्रणाली में था। हम पूरे सौरमंडल का आविष्कार, सौरमंडल के ग्रहों का, वो गैलीलियो से पहले हमने भारत में हुई थी। तो इस प्रकार से आप देखो सूर्य केंद्रित होकर हमारे जो प्लैनेट घूमते हैं चारों तरफ ग्रह, तो ये सब भी हमारा आविष्कार है। मैथमेटिक्स में शून्य का आविष्कार से लेकर सारे अलजेब्रा, सब बीजगणित, त्रिकोणमिति, ये सारा का हमारा भारत का ही देन है। तो हर एक शास्त्र में भारत का देन है। आज ये स्वीकार किया, आइंस्टाइन ने खुद स्वीकार किया था, प्लेटो ने ग्रीस दार्शनिक प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने खुद स्वीकार करके किया। तो उनके ज्ञान का मार्ग तो भारत से उन्हें प्रशस्त हुआ था। तो इस प्रकार से आप देखिए हमारी ज्ञान परंपरा को, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ये प्रयास किया कि हमारी जो वर्तमान का जो सिलेबस है, जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में चलने वाली हमारी जो सिलेबस है, ये सिलेबस आज भी
मैकुले एजुकेशन सिस्टम से, मैकुले का जो उद्देश्य था, जो 1835 में भारत आया था, एक 28 साल का कमिश्नर, एजुकेशन कमिश्नर, उसने पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलते रख दिया है। आज इसीलिए वर्तमान सरकार ने ये प्रयास किया कि मैकुले एजुकेशन सिस्टम को हटा के इसमें हमारी जो सिलेबस कंटेंट हम डेवलप करेंगे, हम स्कूली शिक्षा से लेकर भारत वेश यानी इंडो सेंट्रिक एक एजुकेशन या शिक्षा पद्धति भारत में लागू हो। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का हर एक चीज़ में, हर एक विषय में उसका आकलन किया जाए, उसको संकलन करके कम से कम क्रेडिट है। इसलिए हमारे विश्वविद्यालय में भी, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी यह प्रयास किया गया है कि हर एक विषय में हमारा जो कम से कम 20 से 40 क्रेडिट का कम से कम इसमें हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का कंटेंट हर एक सिलेबस में हो। ये प्रयास जारी है और आने वाले समय में लगभग सभी विषयों में हमारा फुल कंटेंट इंडियन नॉलेज सिस्टम पे हो जाएगा। और इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ये भी प्रयास किया है हमारे, और बहुत सारे सेमिनार संगोष्ठी आयोजन किया गया है और इसमें जो एक्सपर्ट बाहर से बुलाया गया है, विद्वत जो इन विषयों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो विषय विशेषज्ञ है, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। हमारे विद्यार्थियों को इनके साथ इंटरेक्शन हुआ, हमारे शिक्षकों के साथ अच्छा संवाद हुआ है। ऐसे करके एक अच्छा वातावरण हम अपने पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर में स्थापित हमने किया है और हम सक्षम भी हुए हैं। बिल्कुल, हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रचार प्रसार करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो बल दिया ही गया है। हमारे विश्वविद्यालय में ने भी कई कदम उठाए हैं जो हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से दूर करती हैं और वेस्टर्न थॉट्स की ओर आकर्षित करती हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आपके अनुसार हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रवृत्ति को दिशा दे रहे हैं और यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए किस तरह सहायक हो सकते हैं। इस पर अपने विचार साझा करें, इसके ऊपर आप थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, अभी हम भारत को हम विश्व गुरु के स्तर तक ले जाने के लिए अब हमें बहुत ज़रूरी हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज ये काम कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो एक केवल अंग है हमारी। आप देखिए, पिछले 10-15 सालों में एक तो पूरे देश में, विदेश में, बियॉन्ड भारत के बाहर भी आज भारत के प्रति एक प्रकार का श्रद्धा और विश्वास का भाव उमंग होने लगा सभी देश में। बिल्कुल। इसका कारण ये कि आज देखो, अमेरिका जैसे शक्ति, आज फ्रांस जैसे शक्ति, रूस जैसे शक्ति अनवरत क्या करते हैं, युद्ध ही उनका लक्ष्य रहता है। बिल्कुल। तो एक आज के सभ्य युग में भी हम दूसरे पर दखल लेने का जो मानसिकता है, ये मानसिकता आज विदेशों में, आज भारत में वो नहीं है। हमारे बगल का शत्रु हमें कितना परेशानी करते हैं, पर हम धीरज रखते हैं। हम चाहे तो 2 मिनट में, भारत सरकार चाहे तो वो 2 घंटे में सब तमाम खत्म कर सकता है शत्रु को, लेकिन शत्रु भी हमारा मित्र है। बिल्कुल। वो भी हमारे मित्र है, वो भी मानव है। मानवता प्रथम है। हम किसी के शासन में हम मदद कर सकते हैं, उनका शासन हड़पना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए भारत ने अपने संकट के समय में भी देखिए, बिल्कुल कोरोना के समय में भी हम अपनी मृत्यु से हम भी जूझे हैं। जूझने के बाद हम दूसरे को भी हम मदद किया है, चाहे हमने उनका जो कोरोना का जो प्रोटेक्शन सूट है वो हमने दिया है, हमने वैक्सीन दिया है, हमने बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराए हैं, ऑक्सीजन तक हमने जहाज़ में भेजा था। तो इस पर हम खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दे, ये हमारा लक्ष्य है। इसीलिए बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, हाँ, सबका प्रयास सबका विश्वास, ये एक बड़ा मंत्र है। भले ये प्रधानमंत्री जी बोलते, पर ये भारत का हर जन का मंत्र होना चाहिए। और इससे क्या है, पूरे समग्र विकास होगा। हमारा लक्ष्य है पूरे ग्लोब की विकास है।
हमारा लक्ष्य है तो पूरे ग्लोब की रक्षा करना है, पूरे ग्लोब की संरक्षण है। तो इसीलिए आप भारत आज एनवायरमेंटल इश्यूज पे बात करता है, ग्लोबल वार्मिंग पे बात करते हैं, तो हम अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं। तो ये सब है, हमारी ज्ञान परंपरा की रक्षा की बात करते हैं, ज्ञान परंपरा को दोबारा लागू करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए भारत का जो है एक जो हमारी जो लक्ष्य अलग है, दूसरे देशों के लक्ष्य अलग है। हमारा युद्ध नहीं है, हमारा शेष लक्ष्य युद्ध नहीं है, हमारा शेष लक्ष्य हमारा शांति है। हमें शांति, विश्व में शांति प्रदान करना है, विश्व में विश्वास पैदा करना है एक दूसरे के ऊपर। तो ये हमारा ये लक्ष्य लेकर आज भारत काम कर रहे हैं। इसीलिए आज भारत के प्रति हर एक देश के अंदर में एक श्रद्धा और विश्वास, और भविष्य के लिए यही हमारा भविष्य की रक्षा भारत ही करेगी। भारत के नेतृत्व में भविष्य सुरक्षा है पूरे मानव समाज का। ये मैसेज आज विश्व के हर देश के लोग समझने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अब 2047 का विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की बात कहें तो हमने कोरोना से ही उसकी शुरुआत कर ली थी, क्योंकि कोरोना के संकट को जिस तरह से भारत देश ने सामना किया और उससे बाहर आए, वो एक अपनी अलग मिसाल दुनिया भर में हमने बनाई है। और उसके बाद से लेकर अब तक हमने कई सफलताएं हासिल की हैं, जिनमें कोरोना की वैक्सीन बनाना, HPV वैक्सीन बनाना आदि शामिल हैं। अभी अगर हम विश्वविद्यालय की बात कहें तो हमने पिछले 7 वर्षों से NIRF में निरंतर अपनी प्रगति बनाए रखी जी। और विश्वविद्यालय की शुरुआत 2015 में जब सबसे पहली बार यहाँ पे NAAC का मूल्यांकन हुआ तो हमें A ग्रेड प्राप्त हुआ जी। 2021-22 में जब हमारा दूसरी बार मूल्यांकन हुआ तो A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो अब हम कुछ ही समय के बाद हम NAAC के तीसरे मूल्यांकन की ओर बढ़ रहे हैं। तो विश्वविद्यालय की प्रगति और यहाँ की आज के समय की गतिविधियों को देखते हुए आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है कि हम आगे किस प्रकार का प्रदर्शन रखेंगे और हमारा आगे का लक्ष्य क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें ये कि देखिए अभी विश्वविद्यालय का हमारा जैसे पहले इससे पहले पूर्व का जो मूल्यांकन था उसमें A+ था, और तब के उस समय के संसाधन और आज के संसाधनों में काफ़ी तफात आ गया। हमने लगभग 100% हमारे संसाधनों का हमने विकास किया है जी। चाहे विद्यार्थियों की संख्या में हो, चाहे टोटल प्रोग्राम हमने जो उस समय के टोटल प्रोग्राम में से आज हमारे जो मैक्सिमम प्रोग्राम हमने लगभग 44 से भी प्लस प्रोग्राम्स हमने अभी लागू किया है। इसमें PG प्रोग्राम हमने अपने पास, अभी हमने हमने यूजी प्रोग्राम आज हमने खोल दिया है। हमारे पास ITEP प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आ गया है, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम आ गया है। तो इन सारे प्रोग्राम्स को लेकर हम आ गए। और फिर हम रिसर्च के क्षेत्र में थे, उस समय हमारी संख्या कुल हमारी संख्या साल भर में हमारा 100-120 की संख्या में हमारे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होता था। आज के डेट में इस साल में हमारे पास 800 प्लस 800 प्लस हमारी आर्टिकल्स पब्लिश हुई है, रिसर्च आर्टिकल साइंस की ओर से आज स्कोपस में ये पब्लिकेशन है। और इसकी आज हमारे जो इसके जो साइटेशन भी है वो काफ़ी नंबर्स में है, जो साइटेशन में, हाँ साइटेशन से, हाँ। तो इस प्रकार से आप देखिए इतने सारे साइटेशन और इतने सारे रिसर्च पब्लिकेशन से अभी आपने भी कहा कि हमारे आज मेडिकल एंड हेल्थ के सेक्टर में हमारा 250 से 300 का रैंक आ गया है। ये ग्लोबल रैंक है हमारे, तो ये ग्लोबल रैंक है। और फिर आप देखिए फिजिकल साइंस में भी आप देखिए हमारा फिर वो भी लगभग 450 से 600 के आसपास आ गया। तो इसी प्रकार फिजिकल और बाकी सोशल साइंस में हम पीछे नहीं है, वो भी 600 रैंक में। ये ग्लोबल रैंक है। आज पंजाब के विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में भी यूनिवर्सिटी लेवल में 77 अभी आ गया है। यानी ये जो हम पीछे नहीं गए हैं, ये भले ही हमारी कदम बहुत छोटा है, पर छोटा छोटा कदम से हम आगे बढ़ते गए हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। इसीलिए संस्कृत में भी कहा जाता है चढ़ेवती। तो हम चढ़ता गया है ऊपर, धीरे धीरे हमारी जो ग्राफ है वो
जाता है, छोटा सही है पर जा रहा है। माने ये जो है ये तो हमारी स्पीड है। आज अभी हमारे सामने देखिए, अभी हमारे एक सेंट्रल लाइब्रेरी हमारे अभी एक आध महीने में हमारे हाथ पर आ जाएगा, हैंडओवर करेंगे। और हमारे एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमारे आ जाएगा। ये फिर हमारे अभी 4-5 प्रोजेक्ट अभी हमारा चल रहा है, वो भी बिल्कुल स्पीड गति से चल रही है। जैसे हमारे एक एकेडमिक बिल्डिंग वो भी एक आ रहा है जो उसमें 30,000 स्क्वायर मीटर प्लस एक बड़ा आ रहा है एकेडमिक ब्लॉक। फिर हमारा 3 हॉस्टल आ रहा है, एक इंटरनेशनल हॉस्टल जो 100 की कैपेसिटी में हमारे यहाँ से बन रही है, अभी 400 की कैपेसिटी में गर्ल्स हॉस्टल बन रही है, और 600 की कैपेसिटी में बॉयज़ हॉस्टल बन रही है। और वीसी क्वार्टर अभी हमारे पास नहीं था, हम सिटी से हमारे ऑनरेबल वीसी साहब आना जाना करते, अभी हमारे कैंपस में वीसी का रेसिडेंस हो जाएगा और कैंपस और ज़्यादा अधिक वाइब्रेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो इससे एक अच्छा वातावरण बन रहा है। फिर हमारा स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए हमारा वो ग्रीन कारपेटिंग, हमारा सिंथेटिक कारपेटिंग का हमारा वो एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बन रहा है, उसमें पेविलियन बनेगा, उसमें ट्रैक बनेगा। तो इससे हमारा एक खेल के जगत में भी हमारा एक अच्छी भूमिका आज हम ले पाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए आने वाले समय का जो एक्सपेक्टेशन है किसी भी रैंकिंग में, किसी भी मूल्यांकन में, हम आगे नेक का भले ही अभी नया सिस्टम लागू होने जा रहा है, वो एक बाइनरी सिस्टम में लगे, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6 तक जाएगा। तो ये जो लेवल के हिसाब से आज हम देखते हैं कि आज हम 6 लेवल तक जाने के लिए हम सक्षम मानते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग जब हमारी जो सक्षमता है, हमारे अंदर में जो भी सक्षम शक्ति है, हमारे पास जो गुणवत्ता है, इन गुणवत्ता के आधार पर हम आगे बढ़ सकता है। हमारे शिक्षक काफ़ी काम कर रहे हैं, और मैंने अभी कुछ समय से जो ह्यूमैनिटी साइंस के लोगों से भी लिंग्विस्टिक की बात करना शुरू किया है, ताकि उनका भी लेख भले ही स्कोपस में ना हो, लेकिन कम से कम जो इंटरनेशनल लेवल का हो या किसी भी ISSN स्टैंडर्ड या UGC रिव्यू या रेफरल जर्नल में उनका आर्टिकल पब्लिश हो, और हो भी रहा है। वो नंबर्स हमें भले काउंटेबल नहीं है, लेकिन वो भी एक बिग नंबर्स ऑफ आर्टिकल पब्लिश हुआ है टीचर्स का, अगर हम पर्सनल व्यक्तिगत लेवल पे देखेंगे। और कैंसर रिसर्च पे तो हमारा बहुत ज़्यादा काम है। लोग बोलते बठिंडा में आज कैंसर रिसर्च के लिए आपने बता रहे थे कि आज जो वैक्सीन बन रहा है, और हमारे आर्टिकल्स का काफ़ी योगदान है, क्योंकि अलग अलग कैंसर्स का हमने, हमारे फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट से, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो इन्होंने अच्छा मैंने कैंसर्स पर रिसर्च किया है, रिसर्च पेपर पब्लिश की है, जो कंटेंट आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा कंटेंट हम लोगों ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है दुनिया को। आज के समय में अगर हम अकादमिक क्षेत्र में शोध पत्रिकाओं की बात करें तो नेचर सर्वश्रेष्ठ पायदान पर आंकी जाती है जी। तो नेचर जर्नल में भी हमारे शिक्षकों के आर्टिकल पब्लिश हुई है, लेख प्रकाशित होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात जी है। जी हाँ। और आपने जैसे बताया, तो हमें ये पूर्णतः विश्वास होता जा रहा है कि आगामी नैक मूल्यांकन में हम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ पायदान हासिल करेंगे, जरूर, और पूर्ण कोशिश करेंगे। और अगर हम विश्वविद्यालय की शुरुआत की बात करें तो 2009 में जो विश्वविद्यालय हमारे संस्थापक कुलपति प्रोफेसर जयरूप सिंह जी ने और संस्थापक कुलाधिपति प्रोफेसर SS जॉल जी ने जो साइंस के ऊपर बुनियाद रखी थी, जिसको आगे अग्रसर किया हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर RK कोहली जी ने, उसको वर्तमान में हमारे कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी और आप सम कुलपति प्रोफेसर किरण हजारिका जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के समय में हम केवल विज्ञान तक सीमित नहीं हैं, हम खेल कूद और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हम अपना योगदान देते जा रहे हैं, और उसमें हम अपनी पहचान भी बना रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की बात हो या वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो। तो हाल ही में जो उपलब्धियां हासिल की, ये इसकी एक इसको स्थापित करती हैं कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम आगे उत्कृष्टता का मार्ग और अग्रसर होते हुए हासिल करेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद समकुलपति महोदय, आपने हमें अपना मूल्यवान समय दिया और
मैं हमारे श्रोताओं की तरफ से आपको दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हाँ डॉक्टर रवींद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही मैं सीयू पंजाब रेडियो के सभी श्रोताओं को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपके प्रश्नों के माध्यम से मैंने जो भी प्रयास किया है कुछ सामग्री देने के लिए, और आगे हम भविष्य में और वार्ता करेंगे और नई विषय भी मैं आपके सम्मुख रखूँगा। ठीक है, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, हमारे विशेष अतिथि विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रोफेसर किरण हजारिका जी के साथ खास मुलाकात का संवाद आप सुन रहे थे। मैं आशा करता हूं कि आज की इस खास मुलाकात में हमारे मुख्य मेहमान की तरफ से दिए गए विचार आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं विशेष रूप से आपका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने इतने समय तक हमारे साथ इस सफ़र में आप जुड़े रहे। सुनते रहें सीयू पंजाब रेडियो। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी एक खास शख्सियत के साथ। तब तक अपने दोस्त रॉबिन जिंदल को दें इजाज़त और सुनते रहें सीयू पंजाब रेडियो 89.6 FM तरक्की दी आवाज़। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ 89.6 FM ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।